हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस को हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? व्हाट डू वी नो, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एंड हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी खुली हुई होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें, मार्क कर सकें, ठीक है, और नोट्स बना सकें। मैं रिकमेंड करूंगी और सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर से नोट्स बनाइए। ठीक है। सेकेंड, अगर आपको कोई वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, तो पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस के बारे में देखा था कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, और फिर हमें पता चला कि वहां पे CO2 जो है इम्पोर्टेंट है, वाटर का होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लाइट तो होना ही चाहिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहां पे इन सब के रिएक्शन से हमको जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट वहां पे फॉर्म होता है, H2O मॉलिक्यूल्स तो निकलते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, इसीलिए। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो H2O है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के कहाँ क्या बन जाता है? यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये H2O मॉलिक्यूल से आ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब हमने पिछले क्लास में ये भी देखा था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो है क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, ये हम पिछले क्लास की बात करें। अब क्लियर क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्लोरोप्लास्ट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग काम को क्या करेंगे? वहां पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यही होता है क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, और कुछ नहीं होता। अब देखो, ये क्लोरोप्लास्ट में हमने मेम्ब्रेन सिस्टम देखा था इन स्टोमा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी चीजें यहाँ पे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोमा हो जाएगा। फिर क्लोरोप्लास्ट में आपको थैलेकोइड देखने को मिले थे, थैलेकोइड अरेंज होकर के ग्रेना बना रहे थे, और ये जो दो ग्रेन आपस में मिले हुए थे वो जो है स्ट्रोमा लैमेली से मिले हुए थे। ठीक है, तो ये सारा का सारा किस में आ जाता है? मेम्ब्रेन सिस्टम में आ जाता है। चलो, अब यहाँ पे आता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लाइट और फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो है डायरेक्टली लाइट ड्रिवन होता है, अगर लाइट ना हो तो ये जो लाइट रिएक्शन है या फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, थैलेकॉइड हो गया, ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा लैमेली हो गया, ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद वहां से उस एनर्जी को ट्रैप करके ये क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी करेंसी का आप कह सकते हैं फॉर्मेशन होता है मेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा। अब यहाँ पे फिर स्ट्रोमा आ जाता है। अब इस स्ट्रोमा में हमने कल देखा था कि यहाँ पे क्या होता है? डार्क और कार्बन रिएक्शन होता है, इसको हम बायोसिंथेटिक पाथवे भी कह सकते हैं। तो ये जो है नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, तो ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, तो ये जो है डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन ये डिपेंड होता है किस पे? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच पे। ठीक है, लाइट रिएक्शन में यहाँ पे एटीपी फॉर्म हो रहा है, एनएडीपीएच फॉर्म हो रहा है, उस पे ये डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और फिर
इस डार्क रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन के रिजल्ट में हमको शुगर मॉलिक्यूल जो है फॉर्म होगा। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये हमको डार्क रिएक्शन के बाद फॉर्म होगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल से रिएक्शन दिखा दिया जाता है कि हाँ भाई CO2 ले आओ, H2O ले आओ, फिर लाइट आ जाएगी, फिर वहां पे आपका आराम से ग्लूकोज जो है तैयार हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वहां पे रिलीज हो जाएगी। नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है होते हैं, जिसको हम आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे लाइट जो है ट्रैप हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं और किस तरह से एटीपी एंड NADPH फॉर्म हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कीमियो सिंथेसिस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now, what is light reaction? Light reaction or photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediates, that is ATP and NADPH. Okay. तो यहाँ पे ये जो लाइट रिएक्शन है, इसको हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी कह रहे हैं। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ओके, तो ये जो लाइट रिएक्शन है, इसका लोकेशन क्या है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हमने कल के लेक्चर में अच्छे से वहां हमने सेल बायोलॉजी में तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा ही है, लेकिन कल के लेक्चर में भी मैंने आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जो भी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी सेल बायोलॉजी में, वो चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो लोकेशन यहाँ पे क्या है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब ये जो लाइट रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, लाइट एब्जॉर्प्शन होगा। जो भी हमने पिगमेंट्स पढ़े थे, क्लोरोफिल A, B, C, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो वहां पे लाइट एब्जॉर्प्शन होगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर जो है टूट करके ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करता है। ओके, अब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो भी ऑक्सीजन निकला वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से बाहर चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई? तो लाइट रिएक्शन में हम ये चारों चीजें पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो ये जो लाइट रिएक्शन है, इसमें जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex LHC within the photosystem 1 and photosystem 2. These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. ठीक है, the LHC are made up of hundreds of pigments molecules and bound to proteins. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antennae. ओके, फिगर 11.4। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LHC कहते हैं। और ये जो LHC है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट विद इन दी फोटो सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के फोटो सिस्टम आते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझो कि हमारे पास दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, और दोनों ही फोटो सिस्टम में आपको ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये बना होता है किससे, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बाउंड टू दी प्रोटीन्स। तो यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि प्रोटीन से क्या होंगे, बाउंड होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो है बच्चे भूल जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स भी हैं, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स भी हैं और साथ ही प्रोटीन भी है। ओके, चलो, अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें अगर आप पिगमेंट्स की बात करें या पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक पोर्शन दिखता है रिएक्शन सेंटर का। ठीक है, और उस रिएक्शन सेंटर में कौन आता है, क्लोरोफिल A पिगमेंट। और सेकंड, बाकी जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीनी कहते हैं, जिसमें ऑल पिगमेंट्स आ जाते हैं, क्लोरोफिल्स। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, तो सारे के सारे एंटीनी में आ जाते हैं। अब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए वहां पे एक क्या होता है, मेन या फिर चीफ पिगमेंट होता है, और बाकी जो है एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो आप ऐसे कहने की जो मेन या फिर चीफ पिगमेंट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन सेंटर कर रहे हैं। ठीक है, और जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं,
क्लोरोफिल बी, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, जो मेन पिगमेंट के अलावा जो पिगमेंट है उनको हम क्या कह रहे हैं, एंटीने कह रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई? ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स। दोनों जो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 है उनमें सारे के सारे पिगमेंट्स होंगे एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए के अलावा जो है वहां पे सारे के सारे जो है क्या होंगे, पिगमेंट जो है प्रेजेंट होंगे, फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीने। तो ये जो एंटीने जो वाला जो पोर्शन है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में, उसमें ऑल जो है पिगमेंट्स होंगे एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए दोनों में होगा, फोटोसिस्टम एंड फोटोसिस्टम 2 में होगा, लेकिन वो एज अ रिएक्शन सेंटर होगा। यहां तक बात समझ में आई कि एंटीने क्या है और रिएक्शन सेंटर क्या है? ओके, तो एंटीने एंड रिएक्शन सेंटर दोनों जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के क्या है, कंपोनेंट्स है। और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये जो है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? चलो, नाउ these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्लोरोफिल ए, बी, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल जो है वाइड रेंज ऑफ क्या करते हैं, वेवलेंथ को, लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस और भी क्या होता है, एफिशिएंट हो जाता है, बहुत अच्छे से होता है। नाउ द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। तो ये चीज हमने देखी कि सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करता है, रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटोसिस्टम। ठीक है, तो जो एंटीने वाला जो पार्ट है वो दोनों फोटो सिस्टम में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर हम रिएक्शन सेंटर की बात करें तो वो दोनों फोटो सिस्टम में क्या होगा, अलग अलग होगा। In photosystem 1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer, hence it's called P700. While in photosystem 2, it has absorption maxima at 680 nanometer, it is called P60. अब देखो, यहाँ पे फोटो सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया हम। फोटो सिस्टम 1 PS1 जिसको हम कहेंगे, फोटो सिस्टम 2 इसको हम शॉर्ट में PS2 कहेंगे। ठीक है, PS1 में जो है आपका रिएक्शन सेंटर कितना है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो है P700 पे, 700 नैनो पे आपको जो है कल ग्राफ में हमने देखा था एब्जॉर्प्शन पीक वो क्या करेगा, शो करेगा। कौन से वेवलेंथ पे, 700 नैनोमीटर। ठीक है, नाउ ये जो फोटो सिस्टम 2 है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होगा क्लोरोफिल ए, लेकिन ये P680 का होगा। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन पीक हमको 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया। ठीक है, इसीलिए हम इसको फोटो सिस्टम 1 कहा जाता है। और ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये बाद में डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको फोटो सिस्टम 2 नाम दे दिया गया है। लेकिन अगर आप फंक्शन की उसमें बात करें तो सबसे पहले फंक्शन फर्स्ट इन दी प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो फोटो सिस्टम 2 है वो सबसे पहले फंक्शन में आएगा, फिर फोटो सिस्टम 2 के बाद यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे नोट लिखा गया है, एनसीईआरटी में भी है, the numbering 1 and 2 is based on the discovery, not sequence of the equation, एक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि पहले फोटो सिस्टम 2 जो है फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जो है फोटो सिस्टम 1 आपका आएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे फिगर 11.4 दिया गया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है, मतलब कि ये क्या है, क्लोरोफिल ए है। उसके बाद ये जो अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एंटीने हो जाएंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है एंटीने हो जाएंगे, जिसमें कि जो भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, फोटोन। ठीक है, तो फोटोन क्या होता है, लाइट होता है, पैकेट्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो फोटोन है ये क्या करेगा, ये जो रिएक्शन ये जो पिगमेंट्स है तो ये या तो फोटो सिस्टम 1 होगा या तो फोटो सिस्टम क्या होगा, ये 2 होगा। तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में ये जो लाइट है ये क्या होगा, यहाँ पे जितने भी पिगमेंट्स है स्पेशली क्लोरोफिल है ये क्या करेगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करके क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के किसी भी प्राइमरी एक्सेप्टर होगा अकॉर्डिंग टू फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर वहां पे ईटीएस में वो क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे फोटोन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होकर के वो क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर से वो एक्सेप्ट हो गया, फिर ये यहाँ पे ईटीएस में आ गया, ठीक है। अब इसी ईटीएस के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, ठीक है। तो हमने कल जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसको भी हमने देखा था, तो वहां पे हमने विबग्योर पढ़ा था, ओके। तो वहां पे ब्लू एंड रेड लाइट पे जो है आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहां पे होता है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल ए है, इसमें फोटोसिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, causing electron to become excited and jump into an orbit further from atomic nucleus. Okay. So I hope कि आप सभी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में अभी तक क्या कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, ओके। तो कोई भी अगर एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है यहाँ पे, तो एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ओके। न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। एटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। फिर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो है ये जो शेल्स होते हैं इसमें मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है। तो यहाँ तक इतनी बात हमें पता है क्या, यस। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि लाइट आती है, ठीक है, ये क्या है, लाइट है, ओके। लाइट कह ले, अब लाइट क्या है, एनर्जी ही तो है। तो एनर्जी यहाँ पे आई, एनर्जी आकर के क्या होता है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करके यहाँ पे क्या करेगा, अब इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया, ठीक है। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, दूसरे जो शेल्स है उसमें जंप करता है, क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा। यहां तक बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन जो है लाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके जो है जो हायर लेवल ऑफ हायर एनर्जी लेवल है वहां पे क्या करता है, जंप करता है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हमें इतनी तो बात पता है ना कि ये जो न्यूक्लियस है उसके पास जो शेल है उसकी एनर्जी जो है कम होती है एज कंपेयर टू उसके बाद जो क्या है यहाँ पे जो शेल्स हैं उनके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे क्या चला जाता है, वहां पे जंप कर जाता है। अब देखो, अब किसी के पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी है, हाई एनर्जी है, इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है, तो वो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। और स्टेबल कैसे होगा, ये जो हाई एनर्जी है उसको वो क्या कर दे, यहाँ पे रिलीज कर दे, क्या कर दे, रिलीज कर दे, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है, अगर वो क्या करेगा, वो फिर से अपने घर आ जाएगा, क्या करेगा, फिर से वो अपने घर आ जाएगा, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जब भी इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, रेडिएशन जो है रिलीज होगा, ठीक है, एनर्जी जो है रिलीज होगी। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई, चलो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी क्लोरोफिल ए फोटोसिस्टम 2 में जो है क्या करता है, यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और जंप इनटू ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर जो ऑर्बिट है, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस से जो दूर ऑर्बिट है उसमें वो क्या करता है, जंप कर जाता है। नाउ these electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to electron transport system consisting of cytochromes figure 11.5। अब देखो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया गया है, फोटो सिस्टम 2 है, एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एंड जंप एंड ऑर्बिट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये क्या कर दिया, जंप कर गया। तो ये जो जंप है, ठीक है, ये जो जंप है, जंप किया, अब जंप करने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, जिसके पास ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल है। क्या है, ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हुआ, एक्साइट होकर के जो है
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू एक्सेप्टेड हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अप हिल मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अप हिल मूवमेंट। ओके, तो पहले हम आगे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउन हिल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ना, वो क्या होता है, जनरली डाउन हिल होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। चलो, अब यहाँ पे नया टर्म क्या आ गया भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, जैसे कि पहले हम यहाँ पे किसको देखते हैं, इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से ही हम समझते हैं कि ये जो 6CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किस में बदल जाता है, यहाँ पे 6,6C6H12O6। ठीक है, इसमें ये बदल जाता है। तो ये जो CO2 जो है यहाँ पे ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो रहा है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आ गए। हाइड्रोजन आने का मतलब क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 से जब ग्लूकोज बन रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम H2O से हम कहाँ पे देखें, ऑक्सीजन को देखें, H2O से हम किसको देखें, ऑक्सीजन को देखें, तो आप देख सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो, ये जो ऑक्सीजन है वो उसको क्या कर गया, वो लूज कर गया। यहां तक बात समझ में आई। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई। तो आपको अगर कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बारे में पूछे, तो सिंपली ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और रिडक्शन की अगर हम बात करें, तो वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ओके, अगर आपको जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला जो पार्ट है, ये चीज, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो खेल है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, तो केमिस्ट्री में आपके लगभग 3-4 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक रेडॉक्स पोटेंशियल करके एक खुद ही चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपका जो है ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वाला खेल होता है। फिर उसके बाद जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें भी ये चीज आती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, और ये चीज जो है यहाँ पे बायोलॉजी में भी यूज हो रही है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या बोला गया है, रेडॉक्स पोटेंशियल। तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस टू आइदर गेन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है वहां पे, जो भी मॉलिक्यूल है, उसका एबिलिटी कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये जो एबिलिटी है, इसी को रेडॉक्स पोटेंशियल कहा जाता है। और इसको वोल्ट्स या फिर मिली वोल्ट्स में क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, डाउन हिल होता है। क्या होता है, डाउन हिल होता है इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो वहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ, ठीक है, एक्साइट होकर के वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी कि बहुत सारे कैरियर्स होंगे, उसमें वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब वो जो ट्रांसपोर्ट होगा, उसी को हम डाउन हिल मूवमेंट कह रहे हैं। पहले हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे। The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but are passed on to the pigments of photosystem 1। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्साइट होकर के जंप किया गया है, वो कहीं पे यूज्ड अप नहीं होगा। ठीक है, जबकि हम उनको क्या करेंगे, पास कर देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसमें, फोटो सिस्टम 1 में। क्या करेंगे यहाँ पे, हम उसको ट्रांसपोर्ट करने के। Simultaneously, electrons in the reaction center PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में पहुंच गया। तो फोटो सिस्टम 1 में पहुंचने के बाद ये जो फोटो सिस्टम 1 है, वो रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर को वो फिर से एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। फिर उसके बाद फिर से वो किसी को
किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा जिसके पास ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल होगा। ओके, दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव्ड डाउनहिल अगेन, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है डाउनहिल मूवमेंट करते हैं। दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP प्लस, द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स reduces NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ये लाइट आई, लाइट आकर के यहाँ पे क्या हुआ, ये जो P680 है फोटो सिस्टम 2 में, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या हो गया, एक्साइट होकर के यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इसका जो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होगा, ठीक है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अप हिल मूवमेंट कह रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, यहाँ पे हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इस एक्सेप्टर की वो क्या है, ज्यादा है। ओके, अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो जो है ETS में, ये देखो थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, कैरियर होंगे, जैसे PQ प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, एंड PC मतलब कि प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया, हमने ट्रांसफर किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का ये जो ट्रांसफर है वो कहाँ से हो रहा है, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल में, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसीलिए ये देखो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है, इसीलिए ये जो मूवमेंट है इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डाउन हिल मूवमेंट कहा जा रहा है। ओके, और हमने वहां पे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे होता है, क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल पे होता है, तब वो जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो वहां पे वो एनर्जी को क्या करेगा, इस तरह से रिलीज करेगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज है यही जो है यूज हो जाती है क्या बनाने में, यहाँ पे ATP बनाने में, ठीक है। तो जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव हुआ, तो यहाँ पे अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव हुआ, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। फिर ये प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। फिर यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये जो सारे के सारे जो एनर्जी रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATP जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कीमियो ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको ATP फॉर्मेशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यहां तक समझ में आया, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डाउन हिल मूवमेंट बताना था। तो डाउन हिल मूवमेंट में यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन when chlorophyll A photosystem 2 680 absorb light, its electron gets excited and move higher energy level which is uphill, ठीक है, ये चीज हमने देखी। now this high energy electrons are then transferred through a series of carriers plastoquinone cytochrome plastocyanin towards the photosystem 1, okay। during this transfer electrons lose energy, gradually they move downhill on the redox potential scale। तो यहां तक बात समझ में आई। now the downhill movement of electron in photosynthesis refers to the stepwise flow of electrons through the electron transport chain where energy is released and used to form ATP। तो ये क्या हो गया, आपका डाउनहिल मूवमेंट हो गया, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। चलो अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ, 680 नैनोमीटर में फोटो सिस्टम 2 में लाइट जो है एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जो है हायर एनर्जी लेवल जो ऑर्बिट है उसमें वो चले गए, ठीक है। वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू एक्सेप्ट हो गए जिसके पास ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पे गया, यही जो है क्या हो गया, अप हिल मूवमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल पे जाकर के यहाँ पे जिसके पास ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की, जो जिसके पास हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उससे वो एक्सेप्ट हो गया। सो दैट इज द अपहिल मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जाएगा, मतलब जिसके पास लेस जो है क्या होगा यहाँ पे, रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, लेस रेडॉक्स पोटेंशियल होगा, ऐसे कैरियर्स के पास ये जाएगा, ठीक है।
तो उसको हम क्या कह देंगे, डाउनहिल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन जो है पासिस देम टू एन ईटीएस, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा, साइटोक्रोम जो है वहां पे प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ये जो ईटीएस या फिर ईटीसी का जो यहाँ पे जो है प्रोसेस होता रहेगा, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, तो उससे जो है एटीपी जो है यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर पे चला गया है, लेकिन यहाँ पे भी जो है फिर से जो है लाइट आएगी, लाइट आकर के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, एक्साइट करके क्या होगा, इट इज एक्सेप्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या होगा, ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, तो इसको हम फिर से क्या कहेंगे, अपहिल मूवमेंट कहेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल से किस में जाएगा, लो एनर्जी लेवल पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव डाउन हिल, ठीक है, टू NADP प्लस। तो वहां पे NADP प्लस जो है कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो NADP प्लस से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NADPHH प्लस में। यहां तक बात समझ में आई? तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल एंड लेस रेडॉक्स पोटेंशियल, ओके, अब फिर मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट, यहाँ पे हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को जरूर से क्लियर करूंगी। ओके, चलो, नाउ this whole scheme of transfer of electrons starting from photosystem 2 uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS1। ठीक है, तो ये जो होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये LHC है, फोटोसिस्टम 2 है। ठीक है, यहाँ पे लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपहिल मूवमेंट, इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 अपहिल टू द एक्सेप्टर। तो अपहिल है एक्सेप्टर पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल है। ओके, नाउ डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू फोटोसिस्टम 1। अब यहाँ पे डाउन हिल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, डाउन हिल मूवमेंट हो जाएगा, ये जो ईटीएस है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल है और यहाँ पे जो है लो एनर्जी लेवल है। ओके, तो यहाँ पे ये डाउन यहाँ पे आएगा। नाउ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू दी अनदर एक्सेप्टर। फिर यहाँ पे LHC है, फोटो सिस्टम 1 है, तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एक्सेप्टेड हो जाएगा। ओके, एंड फाइनली डाउन हिल टू NADP प्लस रिड्यूसिंग इट टू NADPH प्लस H प्लस, इज कॉल्ड द जेट स्कीम। तो यहाँ पे जो है फिर से अपहिल मूवमेंट होगा, अपहिल से फिर से डाउन हिल मूवमेंट होकर के ये जो हमारे पास NADP प्लस कॉम्प्लेक्स है उसको रिड्यूस कर देगा NADPH में। ओके, तो ये भी क्या है, एनर्जी करेंसी है। ओके, तो यहाँ पे इसको हम क्या कह रहे हैं, जेड स्कीम कह रहे हैं। क्यों जेड स्कीम कह रहे हैं, ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। This shape is formed when all the carriers are placed in sequence on a redox potential scale. Okay, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है इसको हम जेड स्कीम भी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से। रिप्रेजेंट द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट फ्रॉम। तो यहाँ पे वाटर के बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, वाटर से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 एंड NADP प्लस। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको इस तरह से जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं, ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। और ये जो जेड स्कीम है ये तभी आएगा जब आप ये जो कैरियर्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं इनको आप क्या करोगे, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के हिसाब से, ठीक है, कि कौन सा ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, इस तरह से जब आप इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तभी आपको जो है ये शेप मिलेगा। ओके, चलो, नाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। You would then ask how does photosystem 2 supply electrons continuously। ठीक है, तो ये जो photosystem 2 है वो continuously इलेक्ट्रॉन कैसे जो है सप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि फोटोसिस्टम 2 में जो है इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब होकर के एक्साइट हो रहे हैं, ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहे हैं, और ये एक बार तो होगी नहीं, ये बार बार होगी। तो ये जो फोटोसिस्टम 2 है उसको इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ से रहा है, the electrons that were moved from photosystem 2 must be replaced। ठीक है,
दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम टू में जो भी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो जरूरी है कि इसको जो है किसी और इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जिससे रिप्लेस होंगे, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आएंगे कहाँ से? H2O से, ये वाटर से आएंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है। Okay, the splitting of water is associated with the photosystem too. Water is split into 2H plus nascent oxygen and electrons. This create oxygen, one of the net products of the photosynthesis. The electron needed to replace those removed from the photosystem 1 are provided by the photosystem 2. Okay, तो देखो, फोटो सिस्टम टू से जो भी इलेक्ट्रॉन गायब हुए उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए H2O का यहाँ पे क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है। अब देखो, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो फोटो सिस्टम टू से एसोसिएटेड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो लोकेटेड ऑन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इनर साइड, और ये जो फोटो सिस्टम टू है ये कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो ग्रेना जो बनता है, तो ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड पे ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2O कैसे ब्रेक डाउन होता है? H2O, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2H प्लस एंड 1 नेसेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये क्या होता है? यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ओके, अब देखो, अगर यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर मुझे वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है, ठीक है, दैट इज दी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितने जो है H2O मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो, वन H2O मॉलिक्यूल है जिससे आपको सिर्फ क्या मिल रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन एटम मिल रहा है, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन भी यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम मिल रहा है, दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम, दोनों मिलकर के यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो वन मॉलिक्यूल से मुझे हाफ ऑक्सीजन आप कह सकते हैं, या फिर वन ऑक्सीजन एटम मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए तो इसके लिए मुझे 2H2O मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे शुगर का तो फॉर्मेशन होता ही है विच इज द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का भी रिलीज होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। तो फोटो सिस्टम टू का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वहां पे जो जगह खाली हो रही थी, तो वहां पे ये जो 2H2O से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उससे उसकी भरपाई हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम वन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम वन है इसका भी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट रहा है, ठीक है, इसका भी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्साइट होकर के चला जा रहा है। तो इसकी पूर्ति कहाँ से होती है? तो ये जो फोटो सिस्टम टू से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं वो इनकी क्या करते हैं? यहाँ पे पूर्ति करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे फोटो सिस्टम वन है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम वन को जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं? वाटर से मिल रहा है। नॉट फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू को, ठीक है, फोटो सिस्टम टू को जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फोटो सिस्टम, ओके, ये जो फोटो सिस्टम टू है उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं? वाटर से। और उसके बाद ये फोटो सिस्टम वन जो है ये एक्साइट होकर के अपने इलेक्ट्रॉन को भेज देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा? ये जो फोटो सिस्टम टू से ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट होकर के वो करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ वी नीड टू emphasize here that the water splitting complex is associated with photosystem 2, okay, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid, ठीक है। तो ये जो फोटो सिस्टम टू है वो इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है? लोकेटेड होता है। देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज्ड? इन द ल्यूमेन और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अच्छा, तो देखो, ये जो फोटो सिस्टम टू है ये कहाँ पे होगा? इनर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब कि ये ज्यादा ल्यूमेन की तरफ होंगे, ल्यूमेन की तरफ होंगे, ठीक है। थैलेकॉइड के अंदर जो भी स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो फोटो सिस्टम टू है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पास हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज हम अभी देखेंगे। तो और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हुआ है वो जो है ल्यूमेन में आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये क्लोरोप्लास्ट के थ्रू क्लोरोप्लास्ट से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो ल्यूमेन में रह जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, वो क्लोरोप्लास्ट से वो पूरे के पूरे जो प्लांट है उससे बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। चलो, now, cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. Special substances like ATP carry this energy in their chemical bonds. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से क्या करे, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ले। ठीक है, ऑक्सीडाइजेबल का मतलब क्या होता है, अब देखो, जैसे हम आप जो है क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो पहले तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो टूट करके क्या बनता है, ग्लूकोज। फिर ये जो ग्लूकोज है वो फिर से टूट करके यहाँ पे जो है एटीपी या फिर एनएडीपी जो भी एनर्जी है उसको क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ये चीज जो है होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में जो टूटना है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ये कैपेबिलिटी होती है कि ये जो भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है जो कि टूट सकते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ये जो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस है उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लें और उनको बॉन्ड एनर्जी में क्या कर लें, स्टोर कर लें। अब बॉन्ड एनर्जी कौन आता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नाउ द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड एज फॉस्फोराइलेशन। अब देखो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन मतलब प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। तो एटीपी फॉर्मेशन का जो भी यहाँ पे प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। अब देखो, यहाँ पे एटीपी के फॉर्म होने के लिए आपको एडीपी चाहिए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये जो है आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एटीपी। तो ये जो सिंपल से रिएक्शन है इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, दो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। और आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी और आईपी जो है यहाँ पे ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट हो जाते हैं, तो ये इसीलिए हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. अब देखो हमने यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन देखा, अब यहाँ पे आता है क्या, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या आता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखो फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एडीपी आईपी था और एटीपी फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन फोटो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। इसका मतलब अब जो फॉस्फोराइलेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, वो लाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां तक बात समझ में आई। चलो, अब ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था उसका लोकेशन जो है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही है। चलो, नाउ when the two photosystem work in a series, first photosystem first photosystem 2 and then photosystem 1, a process called non-cyclic photophosphorylation occurs. Okay, the two photosystem are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. अब देखो यहाँ पे ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसका जो है आपको दो तरह से इसको हम दो टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं, और एक है क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एक जो है नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा जिसमें जो है ये एटीपी जो है फॉर्म होगा, और एक साइक्लिक प्रोसेस होगा जिसमें एटीपी फॉर्म होगा। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन के यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम 2
ठीक है, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे आएगा, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा एंड फोटो सिस्टम 1 में आएगा। सो दिस इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों, ये कैसे होगा? दिस इज द फोटो सिस्टम 2, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 से ये इस तरह से आके यहाँ पे फोटो सिस्टम वन में आकर के यहाँ पे ये NADPH जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये कोई भी यहाँ पे साइकिल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक बोला जा रहा है। और यहाँ पे साइक्लिक की बात करें तो ये फोटो सिस्टम वन इस तरह से फोटो सिस्टम वन से शुरू होकर के फोटो सिस्टम वन में फिर से आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम वन इज इन्वॉल्व और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो होगा ही, ओके। अब देखो नॉन साइक्लिक में क्या होगा, बोथ एटीपी एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नॉन साइक्लिक में आपका जो एटीपी एंड NADPH दोनों फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन साइक्लिक में आपको सिर्फ और सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहां तक बात समझ में आई? चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो यहाँ पे जो भी कैरियर्स हैं उनके नाम आपको जो है लिखने हैं, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। देखो ये क्या है, P680 फोटो सिस्टम 2। तो यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुआ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्साइट होकर के प्राइमरी एक्सेप्टर, अब उसका नाम क्या है, फियोफाइटिन, उसको वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ पे PQ प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये क्या है, ये हाइड्रोजन कैरियर भी होता है, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्लास्टोक्विनोन से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ से क्या होगी, एनर्जी जो है रिलीज होगी और ये जो एनर्जी है यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जो निकला, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो है इस तरह से फ्लो हुआ, एटीपी फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे चला जाता है, P700 पर, फोटो सिस्टम 1 पर। तो फोटो सिस्टम 1 जो है 700 नैनोमीटर पे लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से प्राइमरी एक्सेप्टर आएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर से यहाँ पे FD का मतलब क्या होता है, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन से होता हुआ ये क्या करेगा, यहाँ पे जो NADP प्लस जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है उसको NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंजाइम, उसमें जो है इस रिएक्शन को ये जो एंजाइम है वो कैटालाइज करके NADPH में क्या कर देता है, यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, रिलीज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फोटोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल टूट करके ऑक्सीजन में N2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाइट से जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हटे हैं, ठीक है, तो उनको कौन रिप्लेस करेगा, ये जो वाटर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो, ठीक है, तभी तो ये जो है प्रोसेस चलती रहेगी, ओके। अब यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम 1 है तो वहां का ये जो लाइट है यहाँ पे, ठीक है, तो लाइट आकर के P700 से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसकी पूर्ति कौन करेगा, ये जो फोटो सिस्टम 2 से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो रहे हैं उनकी पूर्ति कौन करेगा, वाटर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो रहे हैं उनकी पूर्ति कौन करेगा, जो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो। तो इसी तरह से ये जो साइकिल जो है चलते रहता है, लेकिन ये कैसा है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ तक बात समझ में आई? और ये जो कैरियर है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, फेरोडॉक्सिन, ये आपको याद रखने हैं, ओके। नाउ तो ये हो गई फोटो सिस्टम 2 की बात। अब हम फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं। When only photosystem 1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to the cyclic flow of electrons. तो जब फोटोसिस्टम 1 जो है फंक्शनल होता है तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। और प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एटीपी जो है यहाँ पे हमको मिलता है, NADPH नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। A possible location where this could be happening is
इन द इज इन द स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, तो ये जो फोटो सिस्टम 1 जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? स्ट्रोमा लेमिली में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा लेमिली किसको कहते हैं? दिस इज दी वन थैलेकॉइड। बहुत सारे थैलेकॉइड इस तरह से मिल गए तो इसको हमने क्या कह दिया? ग्रेना कह दिया। ठीक है, अब ये जो दो ग्रेना है, दिस इज द ग्रेना 1, दिस इज द ग्रेना 2, ये आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये जो जुड़ा हुआ जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। और ये जो स्ट्रोमा लेमिली है इसमें जो है फोटो सिस्टम 1 जो है प्रेजेंट होता है एंड फोटो सिस्टम 2 जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, और यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब देखो यहाँ पे हम पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे फिर यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये जो फोटो सिस्टम 1 या फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो लोकेशन है वो क्या है? स्ट्रोमा लेमिली। ओके, while the membrane or lamellae of the grana have both photosystem 1 and photosystem 2। तो ये जो ग्रेना का लेमिली है, ठीक है, ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है इसमें आपको जो है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों जो है प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। The stemma lamellae members lack photosystem 2 as well as NADP reductase enzyme। जबकि अगर हम स्ट्रोमा लेमिली की बात करें तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट देखने को मिलेगा, फोटो सिस्टम 2 जो है एब्सेंट होगा एंड एनएडीपी रिडक्टेज जो एंजाइम है वो भी यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या यहाँ पे देखा कि ये जो ग्रेना है, ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होंगे। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनएडीपी जो है फॉर्म हो रहा है, नॉन साइक्लिक जो है यहाँ पे एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है ग्रेना के जो मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, उसमें प्रेजेंट होगा। स्ट्रोमा लेमिली की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट एंड एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। The excited electron does not pass on to NADP plus, but it is cycled back to photosystem 1 complex through the electron transport chain, figure 11.6. Okay. The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not NADPH plus H plus। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखें तो ये फोटो सिस्टम 1 है 700। ठीक है, P700 पे ये जो है क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करेगा? भेज देगा। अब यहाँ पे क्या है? एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम फोटो सिस्टम 1 में ये जो स्ट्रोमा लेमिली है यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। कौन? एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। अब एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट है तो वो एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एनएडीपीएच एब्सेंट है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 में ही क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation। तो फोटो सिस्टम 1 जो है 700 नैनोमीटर पे क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड होना चाहिए जो वेवलेंथ है, तभी जो है फोटो सिस्टम 1 क्या होगा? एक्टिवेट होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने क्या पढ़ा? फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट सिर्फ ओनली एटीपी फॉर्म होता है, एनएडीपीएच नहीं होता। लोकेशन स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रोमा लैमेली है वहां पे एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसीलिए जो है यहाँ पे जो है कोई भी एनएडीपीएच का जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म नहीं होता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड दिस इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलो, सो दिस इज दी वन इमेज। ठीक है, दिस इज दी फोटो सिस्टम 1। तो ये लाइट आई, लाइट आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? यहाँ पे एक्साइट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा फेरोडॉक्सिन, फिर फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, तो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होगा। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, यहाँ पे भी एटीपी फॉर्मेशन होगा। एंड देन प्लास्टोसाइनिन से जाकर के ये फिर से फोटो सिस्टम 1 में क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा था? यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद फेरोडॉक्सिन से यहाँ पे डायरेक्ट ये जो है एनएडीपी प्लस में, ठीक है, यहाँ पे जो है एनएडीपी प्लस जो है एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे NADP प्लस प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे जो साइक्लिक है, यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या है, एब्सेंट है। अब ये जो एंजाइम एब्सेंट है, तो ये जो रिएक्शन है NADP प्लस से NADPH में कन्वर्ट होने का, तो वो होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब वो नहीं होगा, NADP प्लस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो साइकिल बैक हो जाएगा फोटो सिस्टम 1 में। ओके, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एटीपी ही फॉर्म होता है, NADPH फॉर्म नहीं होता है। दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन दी फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। लाइक आप बोल सकते, नॉट फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बीच में। ओके, चलो नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कीमियो हाइपोथेसिस। कीमियो हाइपोथेसिस, let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो एटीपी है वो एक्चुअली में फॉर्म कैसे हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। द कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो ये जो एटीपी एंड NADPH जो फॉर्म हो रहा है, इसके लिए कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे आती है। Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of proton gradient across a membrane। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, वहां पे भी एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे कैसा होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर भी होगी। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलेकॉइड, और इस टाइम पे जो है क्या होगा, मेम्ब्रेन थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन होगा। रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होता है। There is a one difference though. Here, the proton accumulation is towards the inside of the membrane, that is in the lumen. In respiration, protons accumulates in the intermembrane space of the mitochondria when electrons move through the ETS electron transport system। अच्छा, देखो यहाँ पे एक बात है क्या, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H प्लस। और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, देखो मान लो ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। ओके, दिस इज द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो अगर यहाँ पे अंदर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन के बाहर जो है कम हाइड्रोजन आयन है, तो ये जो आयंस हैं और ये जो प्रोटॉन्स हैं, इसका जो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसी को बोला जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो है उल्टा भी हो सकता है, जैसे अंदर में जो है हाइड्रोजन, ये जो आयंस है प्रोटॉन से वो कम हो गया, बाहर में जो है ये हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इनसाइड एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में ये जो डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन लोकेशन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा, और क्लोरोप्लास्ट में जो है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होगा। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन का जो है अलग अलग यहाँ पे नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो फॉर्मेशन है, इनमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो चीज है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है वो टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन इन द ल्यूमेन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो लेट मी इरेज दिस, तो ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, तो थैलेकॉइड ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है अंदर की तरफ क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, और बाहर की तरफ क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे बन रहा है, इनसाइड, टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। लेकिन यहीं पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा वो कहाँ पे होगा, प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस इज दी इनर मेम्ब्रेन, दिस इज दी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो खाली स्पेस है यही क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और यहाँ पे जो है आपका जो है जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है वो यहाँ पर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, रेस्पिरेशन में होगी। ओके, सो दैट इज द की डिफरेंस, कि जो रेस्पिरेशन में जो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म होगा वो इनसाइड
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा, और अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो ल्यूमेन में होगा, जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर होगा। ओके, चलो। तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा, थैलेकॉइड ल्यूमेन जो है उसमें एक्यूलेट मोर हाइड्रोजन आयंस या मोर प्रोटॉन, और स्ट्रोमा, ठीक है, थैलेकॉइड के बाहर जो भी स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। तो वहां से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाते हैं स्ट्रोमा से। अब ये कैसे हो रहा है, चलो। अब इसके लिए आपको जो है 3 स्टेप जो है आपको देखने को मिलते हैं। ए, since splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane, the protons of hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो फोटो सिस्टम 2 से क्या था, कनेक्टेड था। ठीक है, और ये फोटो सिस्टम 2 जो है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड प्रेजेंट था। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब हुआ इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे 2H प्लस रिलीज हुआ, और ये जो 2H प्लस कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो दिस इज द एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमियोस्मोसिस, फिगर 11.7 में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 2 में यहाँ पे जो है, जो भी लाइट आ रही है यहाँ पे, जो भी हमने यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा वो चीज तो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2O है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन में और H प्लस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। अब देखो, ये जो सेकेंड बात हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है। फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करके, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइट होकर के ये प्राइमरी जो एक्सेप्टर है उससे एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके, अब ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसको, हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, हाइड्रोजन कैरियर, और उसका नाम क्या है, प्लास्टोक्विनोन। ये जो PQ होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन कैरियर होता है, वो हाइड्रोजन को कैरी कर रहा होता है। यहां तक बात समझ में आई। तो देखो, अब ये क्या करता है, when this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen inside of the membrane। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये जो है फिर से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट तो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, जो स्ट्रोमा का जो हाइड्रोजन है उसको वो फिर से किस में लेके आ जाएगा, ल्यूमेन में लेके आ जाएगा। कैसे, देखो, अब यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट आया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे एक्साइट हो गया। तो जो भी प्राइमरी एक्सेप्टर है वो किसको, यहाँ पे ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ये आपको यहाँ पे PQ लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, इसको वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये जो PQ है वो PQH2 में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, PQH2 में बदल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रोमा, ये क्या है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा का जो हाइड्रोजन है उसको वो यहाँ पे लेकर के आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्लास्टोक्विनोन। फिर जब ये B6, ये साइटोक्रोम है, इसको जब ये इलेक्ट्रॉन को जब ये ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे ये जो PQH2 ये जो फॉर्म हुआ है उसको वो ल्यूमन में लेकर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो प्लास्टोक्विनोन है वो क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। तो ये क्या करता है, रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से क्या करेगा, प्रोटॉन को करेगा। ठीक है, और उसको कहाँ पे, एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड, जो थैलेकॉइड का ल्यूमेन है उसमें वो क्या कर देगा, लेकर के उसको आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ये जो है आगे जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम B6F से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास। और जो साइटोक्रोम B6F है ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन, ये जो PQH2 बना है ना, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है उसको वो जो है ल्यूमेन में लाने में हेल्प करता है। कौन, साइटोक्रोम B6F, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ, तो ये चीज हुई। तो यहाँ पे जो पहला जो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है,
थैलेकॉइड का जो ल्यूमेन है उसके अंदर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। नाउ द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है वहां पे जो है आपको NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। Along with the electrons that come from the acceptor of the electron of photosystem 1, protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH. These protons are also removed from the stroma. अब देखो यहाँ पे ये क्या है, NADP प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कि कहाँ पे लोकेट होगा, लोकेटेड ऑन दी स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो भी स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन है वहां पे ये क्या होगा, लोकेटेड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके पास आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, फोटोसिस्टम 1 से। फोटोसिस्टम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये स्ट्रोमा साइड पर प्रेजेंट है। तो स्ट्रोमा से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को उठाएगा, ठीक है। प्रोटॉन्स ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन उठाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा और यहाँ पे NADPH प्लस H प्लस में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, स्ट्रोमा से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है यहाँ पे। तो अब देखो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वहां से भी ये जो है H प्लस प्रोटॉन इनसाइड द ल्यूमेन बढ़ रहा है। ये जो प्रोस्टोक्विनॉन है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे H प्लस कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये जो प्लास्टोक्विनॉन है वो, ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ से लेकर के आ रहा है, स्ट्रोमा से लेकर के आ रहा है। तो स्ट्रोमा में यहाँ पे लो H प्लस आयन जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, NADP प्लस जो NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन कहाँ से ले रहा है, अगेन वो स्ट्रोमा से ले रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रोमा में जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया। इसी को हम अभी यहाँ पे देखेंगे। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेस इन नंबर, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है उसमें जो है प्रोटॉन जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा। वाइल इन द ल्यूमेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि अगर हम ल्यूमेन की बात करें तो वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, प्रोटॉन का। दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब यही क्या करता है, अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच इन ल्यूमेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा में डिक्रीज होंगे और ल्यूमेन में क्या होंगे, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो यही क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म कर रहा है, और ल्यूमेन में अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लो, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है यहाँ पे तो वो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ाएगा और पीएच यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, किसका, ल्यूमेन का। नाउ why are we so interested in the proton gradient? तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है इसमें हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP. ठीक है, तो ये जो ग्रेडियंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इस ग्रेडियंट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रेकेज ऑफ दिस ग्रेडियंट है यही क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी करेगा। The gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of the CF node of the ATP synthase. अब देखो ये क्या है, थैलेकॉइड, ठीक है। दिस इज द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड ऑफ दिस इज द स्ट्रोमा। अब जैसे कि आप इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्रेना है। अब ग्रेना किससे मिलकर के बना हुआ है, थैलेकॉइड से। सो दिस इज दी वन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और इसके बाहर में जो भी स्पेस है ये क्या है, स्ट्रोमा है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है फॉर्म हो गया है इनसाइड द ल्यूमेन, जो है आपका जो प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, और स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन है वो कम है। तो क्या हम ऐसे, दिस इज द अनस्टेबल सिचुएशन, ठीक है, अब काइंड ऑफ अनस्टेबल सिचुएशन। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा कि प्रोटॉन जो है यहाँ पे भी इनसाइड द ल्यूमेन भी क्या हो, बराबर हो, और स्ट्रोमा में भी वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो इसको अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रोमा एंड ल्यूमन में हाइड्रोजन आयंस को, प्रोटॉन्स को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन के अंदर है उसको मेरे को बाहर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं
इस हाइड्रोजन आयंस को, इस प्रोटॉन्स को बाहर भेजूंगी, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करूंगी, ब्रेक करूंगी, तब मेरा यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, यस, नाउ ब्रेक द प्रोटॉन ग्रेडियंट। इतने मेहनत से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करो, कैसे, बाय मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा। तो हम यहाँ पे ये जो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन है, इसको हम ल्यूमेन से कहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ पे स्ट्रोमा में लेकर के आएंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ से बाहर आएगा, ऐसे तो बाहर आएगा नहीं, तो वहां पे फिर आता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, और उस ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का नाम क्या है, CF0 ऑफ द एटीपी सिंथेज। तो यहाँ पे फिर ट्रांस मेम्ब्रेन कौन आता है, यहाँ पे एटीपी सिंथेज आता है। उसी के थ्रू ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो एटीपी सिंथेज है, इसके थ्रू हम हाइड्रोजन आयन को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और इस प्रोसेस में ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो क्या करेगा, एटीपी फॉर्मेशन करेगा। ओके, यहां तक बात समझ में आई। चलो, द एटीपी सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो यहाँ पे ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है, तो यहाँ पे आपको टू पार्ट्स देखने को मिलते हैं। वन कॉल्ड CF0 is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्या है, पहला पार्ट जो है CF0, CF0 क्या होता है, एम्बेडेड होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, जिसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल कह रहे हैं, that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या करता है, ये facilitated diffusion of protons across the membrane। The other portion of the called CF1 and the protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side of that faces the stroma। तो यहाँ पे CF1 नॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस इज दी F1। तो ये दिस इज दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये जो बाहर जो भी है वो क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ये क्या होता है, इस तरह से प्रोट्रूडेड होता है, ये निकला हुआ होता है। The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in CF1 particle of the ATP synthase. This make an enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, देखो अब यहाँ पे दो चीजें हैं। ये जो ग्रीन पार्ट है एनसीईआरटी की इमेज में, ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है, CF1 चेंज। ठीक है, तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है हाइड्रोजन आयन के मूवमेंट को फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। ओके, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट क्या है, CF1। ओके, ये जो ग्रीन पार्ट है ये CF0 या CF0 है, और ये क्या है, CF1 पार्ट है। ठीक है, अब ये जो एटीपी सिंथेस का CF1 पार्ट है वो स्ट्रोमा की तरफ है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रोमा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन CF1 पार्टिकल। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट है, ये जो H प्लस का मूवमेंट है वो इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है कि ये जो CF1 है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब शेप चेंज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एडीपी एंड पीआई है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो एटीपी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ CF1 पोर्शन ऑफ द एटीपी सिंथेज। यहां तक बात समझ में आई। ओके, तो यहाँ पे इस इमेज को हम समझ सकते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज द स्ट्रोमा। अब यहाँ पे ये जो थ्री जो यहाँ पे रिएक्शंस हुए, उससे यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे लो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे है। तो हाइड्रोजन आयन का जो यहाँ पे फैसिलिटेशन होगा, मूवमेंट होगा फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, एंड इस ग्रेडियंट के ब्रेकेज से यहाँ पे एटीपी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। चलो, नाउ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेस के बारे में दिया गया है, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, इसको आप जो है अगर आपको नोट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthase। तो ये जो कीमियोस्मोसिस जो भी हमने यहाँ पे अभी तक प्रोसेस पढ़ा, तो इसमें मेम्ब्रेन था, यस, प्रोटॉन पंप था, यस, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हमने क्रिएट किया, यस, और एटीपी सिंथेस तो होनी ही चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कीमियोस्मोसिस प्रोसेस, तो ये जो चारों को चारों चीजें जो है आपकी होनी चाहिए। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा, क्लोरोप्लास्ट में है तो
थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटॉन पंप भी प्रेजेंट है ताकि वो प्रोटॉन को क्या कर सके, पंप कर सके फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन और ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। ओके, प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने क्रिएट किया और एटीपी सिंथेस जो है वहां पे प्रेजेंट था। नाउ एनर्जी इज used to pump proton across a membrane to create a gradient or high concentration of protons within the thylakoid lumen। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन पंप है, ठीक है, तो प्रोटॉन पंप ने क्या किया, एनर्जी को यूज करके यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन जो है थैलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर उन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है, एटीपी सिंथेज हैज अ चैनल दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो एटीपी सिंथेज है, तो जो भी प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे ल्यूमेन में बढ़े उसको जो है वो फिर से स्ट्रोमा में लाने का काम करते हैं। This release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP। और ये जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, हाइड्रोजन आयंस का, प्रोटॉन्स का, वो इनफ एनर्जी रिलीज करता है कि वो एटीपी सिंथेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है और एटीपी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in stroma, responsible for the fixing CO2 and synthesis of sugar। Okay, तो यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में यहाँ पे NADPH भी फॉर्म हो रहा है और ATP भी फॉर्म हो रहा है, तो ये यूज इमीडिएटली, तो ये तुरंत ही यूज हो जाते हैं किसमें, बायोसिंथेटिक या फिर डार्क रिएक्शन फेज में। ठीक है, और इसका लोकेशन क्या है, यहाँ पे स्ट्रोमा है, और इसका काम क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग CO2। ठीक है, और CO2 को फिक्स करके ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बायोसिंथेटिक एंड डार्क रिएक्शन की ये जो CO2 को फिक्सेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और हम ये भी देखेंगे कि ये जो NADPH एंड ATP है वो इस बायोसिंथेटिक या डार्क रिएक्शन में किस तरह से जो है यूज हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन, जिसमें नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है, और उसमें भी ये जो एटीपी जो है वो फॉर्म कैसे हो रही है उसको भी हमने कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस के थ्रू हमने देखा। यहां तक बात समझ में आई। चलो, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप फील फ्री टू आस्क मी इन द डाउट। ठीक है, feel free to ask your doubt in the comment section। I will surely respond to your doubt। Okay, and thank you so much guys for the watching। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like, comment and share the channel। ठीक है, and subscribe the channel। So stay tuned on Get Science Sarla YouTube channel। Thank you so much।